नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज। मैं सलोनी कश्यप। चलिए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। भारतीय राष्ट्रीय दल के समस्त कार्यकर्ता व पदाधिकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित राठौर के नेतृत्व में अम्बेडकर पार्क में एकत्रित हुए। पार्क में पैदल प्रदर्शन करते हुए नवल्टी चौराहे पर माननीय राज्यपाल जी को संबोधित ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा ज्ञापन। इसके साथ ही बताया कि हाथरस में स्वर्गीय मनीषा वाल्मीकि के साथ बलात्कार व उसके परिवार के साथ हुई वारदात के खिलाफ भारतीय राष्ट्रवादी दल आंदोलन किया है। मेरा नाम अमित राठौर है और मैं भारतीय राष्ट्रवादी दल से राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। और आज हम लोग यहाँ कोतवाली सामने अम्बेडकर पार्क में सब लोग एकत्र हुए हैं। और जो हाथरस में बलात्कार किया गया है और जिस तरह से वहाँ प्रशासन ने पीड़िता के परिवार का उत्पीड़न किया है, उसके विरोध में आज हमने राज्यपाल महोदय जी को ज्ञापन यहाँ से भेजा है जिलाधिकारी के माध्यम से। और हम लोगों ने मांग की है कि हाथरस में जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं जिन्होंने अपने पद का दुरुपयोग किया है, उनको उनके पद से निष्कासित किया जाए एवं उनके ऊपर कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए एवं पीड़िता के परिवार के लिए नौकरी दी जाए वहाँ पे। दूसरी चीज़, जिन लोगों ने ऐसा कृत्य किया है, राज्यपाल महोदय ये मांग करते हैं कि सरकार को निर्देशित करे कि वो एक कड़ा कानून पारित करें कि जो भी बलात्कार की घटना करे, चाहे वो बालिग हो या नाबालिग, 1 हफ्ते के अंदर अंदर उस पर सज़ा का प्रावधान हो और उन लोगों को फांसी की सज़ा दी जाए। और जब तक ऐसा कानून लागू नहीं किया जाता, भारतीय राष्ट्रवादी दल आंदोलन करता रहेगा। हिंदू धर्म की रक्षा पहला कर्तव्य। अखिलेश गंगवार जिला बरेली के नवाबगंज के प्रखंड अध्यक्ष को बहेड़ी जिले का विश्व हिंदू परिषद नवनियुक्त अध्यक्ष बनने की अखिलेश समर्थकों में खुशी की लहर। नवनियुक्त जिला अध्यक्ष अखिलेश गंगवार ने कहा, हिंदू की रक्षा करना उनका पहला कर्तव्य है। अखिलेश गंगवार ने पहले ही प्रखंड अध्यक्ष के रूप में हिंदू धर्म की रक्षा करते चले आए हैं और आगे भी उन्होंने यह रक्षा करने का बीड़ा उठाया है। ये सब मेरे साथियों की, मेरी कार्यकर्ताओं की, मेरे साथ में मेरे चलने वाले कार्यकर्ताओं की, इन्हीं की ऊर्जा थी जो संगठन ने मुझ पर विश्वास जताते हुए मुझे जिला बहेड़ी का जिला अध्यक्ष मनोनीत किया है। और मैं आपके इस चैनल के माध्यम से समस्त अपने हिंदू समाज को ये संदेश देना चाहूँगा कि जिस तरीके से प्रखंड नवाबगंज में कार्य किया गया था, अब उस कार्य को जो है आगे बढ़ाते हुए पूरे ज़िले में वो कार्य दिखेगा। सभी कार्यकर्ता बंधु जो मेरे साथ चले थे और जो मेरे साथ में हैं, उन सबका साथ में विचार लेके योजना बना के ऐसा कार्य किया जाएगा कि जिससे कि पूरे बहेड़ी ज़िले में विश्व हिंदू परिषद का डंका बजता हुआ नज़र आएगा जल्दी आपको। आगे की नीतियाँ ये हैं कि विश्व हिंदू परिषद की जिला बहेड़ी के अंतर्गत 8 प्रखंड आते हैं। उन 8 प्रखंडों में पहले समितियां बनाकर शक्ति को उत्सर्जित करना है। उस शक्ति को उत्सर्जित करने के पश्चात जो कार्यक्रम, जो धर्म के जो मानबिंदु हैं, धर्म हिंदू हित चिंतक कार्य हैं, उन कार्यों को अंजाम दिया जाएगा। आप हिंदुत्व को क्या संदेश देना चाहते हैं? हिंदुत्व को यही संदेश देना चाहेंगे कि हर व्यक्ति जिस तरीके से अपने परिवार की चिंता करता है, उसी तरीके से हर व्यक्ति को जिस धर्म में वो पैदा हुआ है उस धर्म की चिंता करना भी आवश्यक है। क्योंकि विश्व हिंदू परिषद का ध्येय वाक्य है, धर्मो रक्षिते रक्षिता। अर्थात धर्म की रक्षा होगी तो आपकी रक्षा होगी, और धर्म की रक्षा यदि आप नहीं कर पाते तो इस दुनिया की कोई भी शक्ति आपकी रक्षा नहीं कर सकती। भीम आर्मी के कार्यकर्ता दामोदर स्वरूप पार्क में बैठे धरने पर। उसके बाद जिला अधिकारी को सौंपा ज्ञापन। लगातार भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने हाथरस में हुई घटना को लेकर प्रदर्शन करते आ रहे हैं। शनिवार को भी सभी कार्यकर्ताओं ने दामोदर स्वरूप पार्क में धरने पर बैठे और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। भीम आर्मी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भीम आर्मी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद।
सरकार से हमारी यही मांग है, भीम आर्मी लगातार अपना जो प्रदर्शन है जारी है, उसका लगातार सड़कों पर है। उसकी मांग यही है, जो बहलावे फुसलावे ये दिखा रही है सरकार, पीड़ित को जिस प्रकार से किसी व्यक्ति को मिलने नहीं दे रही है, किसी की बात को करने नहीं दे रही है, कोई भी तरीका जिस माध्यम से कोई पीड़ित से मिल सके, मतलब सारे तरीके से इन्होंने पूरी तरीके से लोकतंत्र कायम कर दिया है और राजतंत्र कायम कर दिया है कि जो भी होगा हमारे के अनुसार ही होगा। जिस प्रकार से हरकतें इस समय राज्य सरकार कर रही है बिल्कुल पेचीदा है। हमारी मांग ये है कि पीड़ित को पूर्णतः इंसाफ दिया जाए। जो ये ढकोसले आजकल में किए गए हैं, जिनमें डीएम को सस्पेंड किया गया है, सस्पेंड करने की नौटंकियां ना की जाएं, इनको सीधे बर्खास्त किया जाए, इनके ऊपर मुकदमे कायम किए जाएं, इन्हें जेल भेजा जाए, ये हमारी मांग है। जैसे लगातार एक बड़ी कार्रवाई भी हुई है अभी सरकार के माध्यम से और मतलब कई लोगों को निलंबित भी किया गया है, इसके विषय में क्या कहना चाहते हैं? सर, ये सिर्फ एक दिखावा है, निलंबित करके लोगों को भुसलाने का काम किया जा रहा है, फैलाने का काम किया जा रहा है कि हमने निलंबित कर दिया है। निलंबित तो इन्होंने बड़े आधार पर कर दिया कि हमने निलंबित किया है, मगर इनका सीधा मोटिव ये है कि 15 दिन के बाद ये दोबारा ज्वाइनिंग करवा देंगे, वो भी चुप्पे से। किसी को पता नहीं लग रहा है कि ज्वाइनिंग कौन सी डिस्ट्रिक्ट में दी जाएगी, कौन सी सिटी में दी जाएगी। हमारा सीधा कहना है कि ऐसे लोगों को सीधे सीधे नौकरी से बर्खास्त किया जाए और उनके ऊपर मुकदमे लगाए जाए कि उन्होंने सारे काम असंवैधानिक किए हैं, कोई भी काम संवैधानिक नहीं किया गया है और जो संविधान का पालन नहीं करता है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हमारी सबसे बड़ी मांग तो यही है। पीड़िता के पक्ष को भी लगातार कई दिनों नजरबंद किया गया, इसके विषय में क्या कहना चाहिए? हाँ जी, पीड़िता पक्ष नजरबंद किया गया, यही तो दिक्कत है। क्यों किया जा रहा है भाई? पीड़ित से मिलने का दिक्कत क्या है, क्या समस्या है? इसका मतलब सीधा सीधा है कि सरकार चोर है, सरकार को डर लग रहा है कि हमारी गर्दन हाथ में किसी के भी आ सकती है, इसीलिए पीड़िता को नजरबंद कर रहे हैं, पीड़ित के परिवार को नजरबंद कर रहे हैं। सीधा सीधा खेल ही इनका यही है कि हम लोग ना मिल पाए। अब सरकार से आप 2 टूक में क्या मांग रखना चाहते हैं? हम 2 टूक में सीधी सीधी मांग ये रखेंगे, पीड़ित के परिवार को सरकारी नौकरी दी जाए, उनको मुआवजा दिया जाए और जो व्यक्ति इस आपराधिक कार्य में इन्वॉल्व हैं उनको फांसी दी जाए और समर्थन करने वाले जितने भी लोग हैं उन सबके साथ सख्त की सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आज समाजवादी पार्टी बरेली की मासिक बैठक का आयोजन पार्टी कार्यालय पर आयोजित की गई मीटिंग का आयोजन में मुख्य बिंदु मतदाता के पुनर्निर्माण हेतु भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम में 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाली नई मतदाताओं को बनाने हेतु पोलिंग स्टेशन पर बूथ की व्यवस्थाओं को दुरुस्त करवाने का कार्य सभी कार्यकर्ताओं ने जिम्मेदारी से कराया। हाथरस की बेटी दरिंदगी के बाद हुई हत्या का मामला सियासत गरमाती जा रही है। आज आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा अपने समर्थकों के साथ हाथरस जा रहे थे, तभी पुलिस ने उन्हें बिहारीपुर पुलिस चौकी के पास हिरासत में ले लिया। वहीं मौलाना ने कहा कि अगर आपने मुझे हाथरस जाने से रोका, शहर के माहौल के लिए आप लोग जिम्मेदार होंगे। मौलाना तौकीर रजा ने मीडिया से बात करते हुए कहा, हाथरस में जो कुछ हुआ ये लोकतंत्र की हत्या है। अगर मुझे बधाई हाथरस में रोका जाता तो मुझे इतना एतराज़ नहीं होता, शिकायत नहीं होती, लेकिन बरेली में कहीं आवाजाही में किसी की पाबंदी नहीं है, यहाँ रोकने का कोई मतलब कोई औचित्य मेरी समझ में नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये है कि हमारे देश में, हमारे प्रदेश में लोकतंत्र नाम की कोई चीज़ नहीं बची है। मैं देहाती पृष्ठभूमि का आदमी हूँ, बचपन में गांव में रहता था, तब मैंने देखा है कि किसी के बकरी, गाय, भैंस या पालतू कुत्ता भी मर जाता था तो पूरा गांव उसको हमदर्दी जताने उसके घर पे जाया करता था, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, पूरा गांव उसके यहाँ जाता था। अब इतना बड़ा हादसा हुआ है, उसके गम में शरीक होने जो लोग जाना चाहते हैं उन्हें रोका जा रहा है। इसका मतलब यह है कि लोकतंत्र खत्म हो चुका है उत्तर प्रदेश से। प्रेस पे पाबंदी लगाई जा रही है। हम वहाँ उनके गम में शरीक होने, उसके परिवार को सांत्वना देने के लिए जाना चाहते थे। हमारे आईएमसी परिवार ने कुछ सहायता राशि का इंतजाम किया था, वो उसके वालिदैन को देने जाना चाहते थे, लेकिन यहाँ रोक कर मुझे लगता है कि ज़िला पुलिस और ज़िला प्रशासन, इनकी जिम्मेदारी होती है कि शहर में अमन शांति बना रहे। रोकने से शांति को खतरा है या मेरे यहाँ जाने से शांति को खतरा हो सकता है। रोककर शहर का माहौल ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं अपने शहर का माहौल ख़राब नहीं होने दूंगा। ज़िला प्रशासन का, पुलिस का जो सहयोग हो सकता है मैं करूंगा। मुझे उनके यहाँ जाना है, मैं बाद में किसी वक्त चला जाऊंगा। मुझे उनके पास सहायता राशि भेजनी है, मैं किसी और वक्त चला जाऊंगा। प्रशासन ने आपको रोका है, हिरासत में लिया गया है?
मुझे कुछ नहीं बताया जा रहा है, मुझे रोका हुआ है। मैं तो कह रहा हूँ या तो मुझे सरकार का बयान आया है कि पुलिस ने और स्थानीय जो प्रशासन है, शासन है, उन्होंने उनकी मृत बच्ची का चेहरा नहीं देखने दिया है। साथ ही बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। और इसके लिए मैं ये कहता हूँ कि लोकतंत्र की हत्या हो चुकी है, इंसानियत की हत्या हो चुकी है, अच्छाई की और न्याय की हत्या हो चुकी है। इनकी आत्मा की शांति के लिए हम बहुत जल्द बरेली में एक प्रार्थना सभा करने जा रहे हैं, जिसमें सभी धर्मों के लोगों को आमंत्रित किया जाएगा। उस प्रार्थना सभा में शरीक होंगे। लड़की जब जीवित थी उसने बयान दिया है कि मेरे साथ उस लड़की के लिए तो भाई उस लड़की के साथ रेप हुआ है और प्रशासन वहाँ का कह रहा है कि उसके साथ रिपोर्ट में नहीं आया रेप। प्रशासन तो ये भी कह देगा कि भाई कोई हत्या भी नहीं हुई है, उसके साथ कोई हादसा भी नहीं हुआ है। प्रशासन तो कुछ भी कह सकता है। लेकिन जो बात सुबह सादिक की तरह रोशन है, उसको झुठलाने का काम जिला प्रशासन और जिला पुलिस और ये उत्तर प्रदेश हुकूमत कर सकती है। जिस तरीके से अंतिम संस्कार हुआ है, क्या मानेंगे? ये तो हिंदूवादी मैं कहता हूँ धार्मिक लोगों की सरकार आज बनी हुई है। क्या हिंदू धर्म में मैं आज पहली बार सुना है, मैंने ये मनीषा के हवाले से पहली बार सुना है कि किसी का अंतिम संस्कार रात में किया गया और हमेशा दिन में होता है। तो धर्म के ठेकेदार जो सरकार में बैठे हुए हैं, धर्म के नाम पर जो अधर्म हो रहा है, इस अधर्म को रोकने का काम मैं कहता हूं कि उत्तर प्रदेश के हिंदुओं की ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि हिंदू धर्म के नाम पे अधर्म किया जा रहा है, हिंदू धर्म को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। हिंदू भाइयों से मेरी अपील है कि इस अधर्म को रोकने के लिए हम आपके साथ खड़े हैं, आप आगे आओ, हम आपके पीछे आने के लिए तैयार हैं। आज का निर्णय हम जिला पुलिस जिला प्रशासन का जो सहयोग हो सकता है वो किया जाएगा। अगर इनको हमारे जाने से ऐसा लगता है कि शांति को और अमन को खतरा है, तो अपने शहर का अमन अमान हम नहीं बिगड़ने देंगे, कोई और रास्ता निकाला जाएगा। हम अपने इसके बाद पुलिस कर्मियों के समझाने पर मौलाना तौकीर रजा संतुष्ट हुए और अपने घर को वापस हो गए। प्रदेश कोरोना ग्रस्त है, एक जगह पे इतने लोगों का इकट्ठा होगा, लोगों के स्वास्थ्य के लिए भी कोरोना महामारी की दृष्टि भी अच्छा नहीं है। जनपद में धारा 144 भी लागू है, जिसमें 5 से ज़्यादा एकत्र नहीं हो सकते। तो इन्हीं परिस्थितियों के दृष्टिगत जनाब को रोका गया है और बैठाया गया है और गुजारिश की जा रही है वहाँ ना जाए। तो कम संख्या में हाथरस जाने देंगे या रोका जाएगा? बिल्कुल रोका जाएगा। थाना इज्जत नगर क्षेत्र में महिला का पर्स उड़ा ले गए चोर, सीसीटीवी कैमरे में हुई चोर की चोरी। थाना इज्जत नगर क्षेत्र में रहने वाली नुरशिद जहां किसी काम से बाहर जा रही थी, अचानक उसके पीछे मोटरसाइकिल सवार ने उसका पर्स छीनकर 9-2-11 हो गया। लेकिन इसके आगे ये वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। कल की घटना है जिसमें विष्णु विहार कॉलोनी में एक महिला जिनका नाम नुसरत जहां है, इनके पुत्र वादी बने हैं दानिश, इनके द्वारा एक तहरीर दी गई है कि इनकी मां के साथ एक बाइक सवार ने उनकी पर्स छीन ली थी। उपयुक्त मामले का संज्ञान ले लिया गया है। उपयुक्त मामला सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। सीसीटीवी कैमरे की जांच की जा रही है, आसपास के लोगों को दिखाया जा रहा है फुटेज को, और हमें पूरा यकीन है कि जल्द से जल्द इस मामले का हम अनावरण करेंगे, यथाशीघ्र अनावरण करते हुए पर्स की बरामदगी करेंगे और इस मामले का खुलासा करेंगे। और जो भी व्यक्ति इसमें दोषी पाया जाएगा, जो छिनैती करने वाले व्यक्ति है और उसके साथ में और 5 लोग थे, उसको हम तुरंत गिरफ्तार करके जेल भेजने की कोशिश करेंगे। हुई घटना के बाद बाज नहीं आ रहे हैं मनचले। हाथरस कांड के बाद मनचले अपनी आदत से बाज नहीं आ रहे हैं। ताज़ा मामला बरेली के सीवीगंज का है, जहां अटरिया क्षेत्र में रहने वाली युवती का हाथ पकड़कर जबरदस्ती करने वाले उसी के गांव के रहने वाले हैं। महिला शौच के लिए जा रही थी, वहीं उसके गांव के रहने वाले कुछ युवक ने उसका हाथ पकड़ा और उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की। इसके साथ ही उसे गन्ने के खेत में खींच के ले गए। इसका विरोध किया तो युवक ने उसे जान से मारने की धमकी दे डाली। युवती ने सक्रियता दिखाते हुए युवक के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दी है। पुलिस ने इसकी जांच शुरू कर दी है। सीवीगंज पुलिस ने युवती का मेडिकल परीक्षण कराया है। इसके बारे में जानकारी देते हुए पीड़िता के परिवार ने बताया। तो ये पूजा का क्या मामला है?
सुबह सुबह गया मैं लैट्रिन करने जी। तो पता मैंने देखा कि ये आवाज़ आई खेत में से, तो मैं भागा तो पता है वो लौंडा भी भागा था। कौन लड़का था, क्या कर रहा था? उठेगा ये पता हो जाएगा। रही मेरा बेटुआ दबा रहा था पूजा। अच्छा। हाँ। देवपति। कहाँ रहती हैं? पटरिया। पूजा आपकी लड़की है? हाँ लड़की मेरी है। क्या हो गया था, क्या पूरा मामला है? लड़की मेरी सुबह को गई, उसने हाथ पकड़ लिया लड़की का मेरा। फिर कहा लड़की चीखी, उसके चचा बाहर से देखने के लिए, साथ में लड़की उसने भी बचाया, उसका भी चच को पकड़ लिया उसने। फिर लड़की ने कही कि मुझे नंबर दे रहा है, मैं घर जाके कहूँ। तो लड़की से धमकी दे रहा हूँ कि ये क्या कहा था कि तूने घर कह दिया तो तुझे जान से मार दूंगा। और एक लफ्ज़ भाना ये भी कही कि ये लड़की साथ में है, ये लड़की साथ में नहीं होती, तेरा बुरा हाल कर देता मैं। ये भी कही माना लड़की से। लड़की मेरी इतनी डरा गई कि लड़की मेरी बता नहीं रही, रो रही और चिल्ला रही और दिखा रहे हो लड़की को मेरी। तो मैंने पूछी तब बताई लड़की ने मेरी साथ। फिर क्या किया आपने? मैंने लड़का वो कल लेकर के जा रहा हूँ ट्रैक्टर लेकर। फिर मैंने उसे टेरा, लड़की ने मेरी बताई कि मम्मी ये लड़का है। फिर मैंने उसे टेरा, तो फिर मैंने उससे कही मैंने ये बताया पहले ये लड़की ने इसके समय कोई ऐसी हरकत करी, तुमने क्या बिगाड़ा तेरा इस लड़की ने? तो बोलो मैंने नहीं करी हरकत। मैंने कि लली बताओ इसे। तो बोली तूने पकड़ा नहीं है मेरा हाथ, तूने मेरा क्या कहता हाथ नहीं पकड़ा, मैं मुझसे कहना रहा नंबर ले लो। फिर मैं कहीं घर जाके कहूँगी। फिर उसने मेरा गला दबा लिया, फिर मेरी चीख लग रही, फिर मैं चाचा भाज पीछे से इस तरीका लड़की। तो फिर वो मुँह पर सीध होगा और दो जने खेतों में, दो भी मेरे पास आ गए कि आवाज़ सुन के मैं लड़ रही बात तो मुँह पर सीधे हो मन के और कह रहा हूँ कि मैंने अपने परिवार में अपने खानदान का नाम लिया। अपने जैसे मेरे मुँह से बड़े हैं ना, मेरे जेठ लगते हैं सोमपाल, तो मैंने कि उनसे कहूँ जाकर सोमपाल से। तो कह रहा हूँ कि वो मेरे क्या कर लेंगे, ऐसा कोई नहीं है लुटरिया को मैया को लाल जो मेरा मुँह में लो कर ले। मैं तो दिन रात ट्रैक्टर चला रहा हूँ और सीने पर चल रहा हूँ। उसने ये जवाब दिया मुझे सीधी सी। ठीक, अब इसमें आपने क्या किया है? क्या किया, मैं रिपोर्ट लिखाने आई हूँ, उसके खिलाफ मैं केस करूँगी। मेरे बच्चों को कल लोग परेशान ना करा, तू छेड़छाड़ी ना कर। क्या कहा इंस्पेक्टर साहब ने, क्या कहा आपसे? इंस्पेक्टर साहब ने जय क्या कि आप करेंगे कार्रवाई, जब तुम जवाब बनाओगी तो। हमारे बच्चों को छेड़ा है तो